वन टू थ्री फोर रेडी स्टार्ट। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जन संचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहें इनकी भाषा ना जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहां बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में एक ही भाषा में कई बार भगवत गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा, भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः
इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुंचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूंगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। शायद भारत में इसके बारे में ज्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो है ही सहनशील। इसमें भी सबसे ज्यादा सहनशील हैं किसान। आप खुद हिसाब लगा लो, हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीतलहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मियां शुरू हो जाएंगी, तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज्यादा सहनशील है, हर हाल में जी रहा है। गेहूं चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं, हर चीज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने से पहले हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, संकर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी। ये सारी बातें सहते हैं हमारे किसान भाई। सो किसान से बड़ा सहनशील और
कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं वे भी बड़े सहनशील होंगे। स्टॉप।